जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। अलीपुर की छात्रा ईरान में फंसी, पिता ने जताई चिंता। एयर इंडिया हादसे में विजय रूपानी की मौत पर केजरीवाल बोले, ये बहुत दुखद घटना थी। विदेश मामलों की समिति की बैठक में कई बड़े नेता शामिल। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। अलीपुर की छात्रा ईरान में फंसी, पिता ने जताई चिंता। अलीपुर की रहने वाली हबीबे जहरा जो 2014 में से ईरान में बीडीएस की पढ़ाई कर रही थी, मौजूदा मध्य पूर्व संगठन के चलते चर्चा में आ गई है। उनके पिता ने पीटीआई से बात करते हुए बताया कि मेरी बेटी एक छात्रावास में रह रही है और अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन हम बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी है और विकास सौधों से एक आधिकारिक ने भी संपर्क का भरोसा दिलाया है कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हबीबे जैसी दर्जनों भारतीय छात्राएं वहां फंसी है। परिवारों की सिर्फ एक ही मांग है, हमारे बच्चों को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया हादसे में विजय रूपानी की मौत पर केजरीवाल बोले, ये बहुत दुखद घटना थी। राजकोट पहुंचे आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। केजरीवाल ने कहा, ये बहुत दुखद घटना थी। 240 में से अधिक लोगों की मौत हुई। विजय रूपानी भी उसी विमान में सवार थे और दुर्भाग्यवश इस दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उन्होंने आगे कहा, मैं यहाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। मैंने उनकी पत्नी और उनके परिवार से और अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें अपार दुख सहने की शक्ति दे। एयर इंडिया की दुर्घटना अब तक सबसे त्रासदीयपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जा रही है, जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। अभी 3-4 दिन पहले इसका क्रैश हुआ, जिसमें 240 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होने की आशंका है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मामलों की समिति की बैठक में कई बड़े नेता शामिल। दिल्ली में आज आयोजित हुई विदेश मामलों की संसदीय समिति बैठक, जिसमें देश के कई प्रमुख सांसदों ने भाग लिया। इस बैठक में भाजपा सांसद अरुण गोविल और आरपीएन सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य सांसद शामिल हुए। ये समिति अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, भारत की विदेश नीति और वैश्विक संगठनों के संदर्भ में भारत की रणनीति स्थिति पर चर्चा करती है। सूत्रों के अनुसार बैठक में मध्य पूर्व की हालत, वैश्विक संघर्ष और भारत की रुख पर चर्चा की संभावना जताई गई है कि इस तरह की बैठकों को माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक साथ आकर राष्ट्रीय हित में साझा दृष्टिकोण पर विचार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुग्राम में भारी बारिश, ग्लोफर कोर्स रोड पर जल प्रभाव। गुरुग्राम में आज हुई भारी बारिश के बाद शहर की प्रमुख सड़कें ग्लोफर कोर्स रोड पर गंभीर जल प्रभाव की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय लोग और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रैफिक जाम के चलते ऑफिस जाने वालों को घंटों इंतजार करना पड़ा। नागरिकों का कहना है कि हर साल यही हाल होता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तैयारी नाम मात्र की होती है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विपक्ष के संशोधनों को गैर जरूरी बताया। पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य विधानसभा में पेश किए गए पश्चिम बंगाल क्लिनिक प्रतिष्ठान विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा पेश किए गए संशोधनों पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि विपक्ष के संशोधनों का कोई तात्पर्य या मतलब नहीं है, क्योंकि विधेयक के निर्दिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि विपक्ष चाहता है कि इस निर्धारित शब्द से बदला जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी भाषा
में दो शब्दों का अर्थ समान होता है। मंत्री भट्टाचार्य ने ये भी बताया कि उन्होंने विधानसभा में विपक्ष को ये बात विस्तार से समझाई, इसलिए विपक्ष के इस संशोधन का कोई वास्तविक आधार नहीं है। Whatever amendments have been proposed by the opposition, they do not carry any sense. Because somewhere we have said, we have used the word specified, they want the words to be substituted as prescribed. In legal parlance, specified and this prescribed means the same. There are so many words which have a different meaning, might have a different meaning in the dictionary, but in the legal parlance they are taken to be meaning something else. So therefore that is what I explained to them, that you are a law maker. So when we use the words, we have to see whatever is there in the legal parlance. So that is where I have not taken the amendments. What impact would these amendments have on the patients in general, if you could just... It will have a great impact on the patients, because patients who are in the private facilities, these private facilities are governed by the Clinical Establishment Act. Now, this was brought in the Assembly and it was passed in the year 2017. There you see what is our vision of our Honorable Chief Minister, who is also the Health Minister of our state. Why this act was brought? Because public sector, their trade we can't check, but their transparency, that has to be regulated, and the people in general, public, they have to know what is their what their ailments, what are the ailments, and for those ailments what are the measures taken by the doctors or these clinical establishments, what are the bills being raised, for what it is being raised. This is what for this bill was brought. Now 16 amendments today we have brought here, barring a few which relates to the Criminal Procedure Code and others changing the name. Others are very, very important. Suppose someone applies for renewal and the renewal application has to be made within 30 days. Now 30 days from before the expiry. So an officer who is authorized to deal with this application sits over the application for innumerable days. Now what will happen then? Then this person who is running the clinical establishment, that will become illegal. So there it has been provided that it will be taken to be temporarily provided a license for a period of 90 days. Now again by floor amendment, another stringent amendment has been brought into effect, that while doing this, it's true that on the one hand they will be getting 90 days temporary license. It will be deemed to be having a temporary license. But this officer also has the duty to issue the license within a prescribed time. That is what has been done here in the floor amendment. Now, patients are entitled to know what are their charges, for what are they being asked to pay, and day to day, every day they have to be made known what is. It's not that entire thing has to be given. Only day-to-day charges, what are they doing there, that has to be given. And package is something else, fixed rate is something else. That has to be displayed. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल के कासरगोड में लगातार भारी बारिश जारी। केरल के कासरगोड जिले में लगातार हो रही भारी बारिश का कहर जारी है। जिले में लगातार चौथे दिन रेड अलर्ट लागू किया गया है, जिससे स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। बावजूद इसके एक स्थानीय पुजारी ने बारिश और जल प्रभाव की परवाह किए बिना अपने मंदिर में घुटनों तक पानी में डूबे हुए स्नान पर पूजा अर्चना करना जारी रखा। ये दृश्य लोगों के लिए एक प्रेरणा और भक्ति की मिसाल बन गया है, जो कठिन परिस्थिति में भी अपने धार्मिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया। बालासोर ओडिशा से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने ओडिशा के लिए कई विकास कार्यक्रमों की लागू किया है, जो राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मंत्री ने ये भी कहा कि ये तो बस शुरुआत है और आगे भी सरकार जन कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता की भलाई को अपनी प्राथमिकता मानती है और इसके लिए निरंतर काम करती रहेगी। देखिए, पिछले 11 साल केंद्रीय स्तर पे और 1 साल हमारी राज्य उड़ीसा के स्तर पे डबल इंजन की सरकार अनेकों कल्याणकारी योजना लोगों के लिए समर्पित किया है। सुभद्रा योजना हो, किसानों को राज्य सरकार की बजट से 800 रुपया मिला के 3100 रुपया की धान की मूल्य हो, या पिछड़े लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को उड़ीसा में पहली बार 11.25% आरक्षण दे के संविधान को सम्मान करना हो, या आयुष्मान भारत योजना की कार्ड को उड़ीसा में लागू करना हो, ये सारा विषय एक कल्याणकारी सरकार की प्रतिफलन है। मैं बधाई देता हूं उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी जी को। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्हीं की मार्गदर्शन पे, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं को भरोसा करके उड़ीसा की जनता ने एक बहुत बड़ी आशीर्वाद किया है। हम पूरी जनता ने जो आशीर्वाद किया है उसको पूरा सर माथे पे लगा के हम पूरी मेहनत करेंगे। उस आशीर्वाद को आगे बढ़ाते हुए लोक आकांक्षा को, लोक अभिलाषा को हम पूरा करेंगे। सर, 1 साल में ही 21 में से 11 वादों को उड़ीसा सरकार ने पूरा किया है। ये तो शुरुआत ही है। हम काम करने वाले सरकार है, हम लोगों के लिए समर्पित सरकार है, हम कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा में सुविधाओं का वादा किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांवड़ लेकर दिल्ली आने वाले लाखों शिव भक्त पर सरकार विशेष ध्यान देगी और उन्होंने बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकारों के दौरान सहायता और व्यवस्थाओं में जो अनियमितताएं होती थी, उन्हें नई सरकार दूर करने के लिए कार्य कर रही है। इस बार कांवड़ शिविर जुलाई से शुरू होंगे और शिवरात्रि तक जारी रहेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के यात्रा पूरी करने का अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री का ये प्रयास कांवड़ यात्रियों के लिए एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में है। देखिए, पूरी सरकार, सभी मंत्री, सभी विधायक और हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, लाखों शिव भक्त जो दिल्ली में कांवड़ लेकर के आते हैं, उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान सरकार उनको पूरी तरीके से सहूलियत। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सचिन पायलट ने जाति जनगणना में देरी पर सवाल उठाए। दिल्ली से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू में इस जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल करार दिया था और सांसद ने भी इसे लिखित रूप से इसे कराने से इनकार कर दिया था। विपक्ष के दबाव में सरकार ने आखिरकार इस मांग को स्वीकार किया, लेकिन अधिसूचना में जनगणना 2027 में कराने का ऐलान किया गया है। पायलट ने कहा कि कोविड के बहाने से पहले भी इस प्रक्रिया में देरी की गई और अब भी सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आमतौर पर जाति जनगणना पर 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि इस बार केवल 570 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सचिन पायलट ने जोर देकर कहा कि जाति जनगणना केवल किसी व्यक्ति की जाति जानने के लिए नहीं, बल्कि ये जरूरी है ताकि सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचे और रोजगार की स्थिति सही से समझी जा सके। भाजपा की सरकार आज केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी ने और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि जाति जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली है। इस मांग को सिरे से इन्होंने ठुकराया। इस सरकार ने सदन के अंदर जब सवाल पूछा गया तो लिखित जवाब दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, ना करना चाहेंगे। तमाम विरोध के बावजूद जब देश में भाजपा और सरकार को लगा
कि अब देश जागरूक हो चुका है और हम जो मांग कर रहे हैं वो ऐसी मांग है जिसको आप बहुत दिन तक वो ठुकरा नहीं सकते हैं। तो अचानक सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकार किया और हमारी मांग को माना, लेकिन जो नोटिफिकेशन इश्यू किया है, पहली बात तो किया है 27 के लिए 2 साल के बाद, कोविड का बहाना लेके कई साल तक सेंसस को डिले किया। अब जो कास्ट सेंसस है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नियत में हम सब लोगों को शक है कि ये सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा ना करने की पूरी भूमिका बांध चुके हैं। सेंसस भारत में बहुत पहले से हो रहा है और जितने बड़े मुल्क हैं दुनिया में उसमें भारत ऐसा देश है जहां पर बहुत अनुभव, बहुत संसाधन और बहुत समझदारी से इस देश में अलग अलग सरकारों ने सेंसस कराया है। लेकिन आप सरकार की नीयत देखिए, जहां पे 8 से 10 हजार करोड़ रुपया खर्च होता है सेंसस करने के लिए, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट में। जिस काम को करने के लिए आप धनराशि आवंटित नहीं कर रहे हो, जिस काम को करने के लिए आपने मौखिक रूप से हाँ बोल दिया है लेकिन उसकी शुरुआत आप 27 में करना चाह रहे हैं, और जहां पर आप कास्ट सेंसस के बारे में पब्लिक में बोल रहे हैं कि हम बात को मान लिए हैं, लेकिन जो औपचारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो सरकार की कार्रवाई है, उसमें से वो सारा लगभग गायब है। तो हमारी मांग ये है कि सरकार ने बेवजह इतने दिन तक इसको टरकाया, और जब कांग्रेस और राहुल जी और पूरी पार्टी ने कहा कि हमको बहुत जरूरी है और देश में जागरूकता आ गई थी कि लोग चाहते थे कि पता पड़े कि कौन कैसे रह रहा है। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, जाति जनगणना का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ व्यक्ति की कास्ट जानना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो लोग, वो समुदाय देश में किन हालात में आज रह रहे हैं। जब तक हमें वो आंकड़े पता नहीं पड़ेंगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी कितनी मिली है, कितना कमाई कर रहे हैं, कितना लाभ उनको मिल रहा है, क्या स्कीम सरकार के वहां पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इस विषय में जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है वो तेलंगाना सरकार ने किया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने रेवंत रेड्डी पर अधूरे वादों का आरोप लगाया। हैदराबाद से बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी लगातार अधूरे वादे कर कर जिम्मेदारी से बच रहे हैं और हर बार पिछली सरकार को राज्य के वित्तीय संकट का ठिकरा फोड़ते हैं। एनवी सुभाष ने सवाल उठाया कि राज्य भर कर्जे में डूबा है, ऐसे में रेवंत रेड्डी धन कैसे जुटाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की टीम में विशेषज्ञ शामिल है जो न केवल राज्य में धन का सृजन करेंगे बल्कि ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी वादे पूरे हो। भाजपा ने रेवंत रेड्डी से मांग की है कि वे कांग्रेस सांसदों और विधायकों सहित जनता के बीच जाकर अधूरे वादे पूरे न करने के लिए माफी मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार उभरते तेलंगाना की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिम से निकलते वक्त भड़के समंथा रूथ प्रभु, पेपराजी पर निकाला गुस्सा, वीडियो देख यूजर्स ने लगाई फटकार। साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी समंथा रूथ प्रभु अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है और एक बार फिर वे चर्चा में आ गई है। हालांकि इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या प्रोजेक्ट नहीं बल्कि जिम से बाहर उनका गुस्सा भरा अंदाज है। दरअसल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि समंथा फोन पर बात करते हुए जिम से बाहर आती है, तभी कुछ फोटोग्राफ्स उनकी तस्वीरें लेते हैं जिससे वे अचानक नाराज हो जाती है। उन्होंने गुस्से में कहा बंद करो यार और गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हुई। इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग समंथा के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साइडो अंकल साइडो। हाँ, गुड मॉर्निंग समंथा मैडम। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कर्नाटक में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़ा आयोजन करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 21 जून को सुबह 7 बजे से 7:45 बजे तक 45 मिनट तक योगाभ्यास होगा, जिसमें विधान सौधा और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और 50,000 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मैसूर पैलेस में भी एक भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 15,000 लोग भाग लेंगे। मंत्री ने बताया कि राज्य के हर जिले में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार कर्नाटक सरकार ने 100 हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर भी चुने हैं, जहां वे आयोजन किए जाएंगे। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ना और स्वास्थ्य में वेलनेस को बढ़ावा देना है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में HAM मॉडल के तहत पहला बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट शुरू। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को लागू किया जा रहा है। देश भर में कई परियोजनाएं इस मॉडल के तहत शुरू हो चुकी है और अब बिहार भी अपने पहले HAM मॉडल प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है। ये परियोजना दीघा में मोकामा कोलीवार तक JP गंगा पथ के विस्तार की है, जिसकी लागत करीब 6,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। HAM मॉडल में एजेंसी अपनी ओर से निवेश करती है, सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है और बैंकों से भी परियोजनाओं को आवश्यकता वित्तीय सहायता मिलती है। ये बिहार में इस मॉडल के तहत पहली परियोजना है और इसके सफल कार्यान्वयन के बाद राज्य में कई और HAM आधिकारिक परियोजनाएं शुरू होने की उम्मीद है। देश में HAM मॉडल के तहत कई योजनाएं ली गई। माननीय नितिन गडकरी जी ने कई बड़ी योजनाओं को लिया। उसी के तर्ज पर बिहार अपना पहला HAM मॉडल के तहत एक परियोजना जो JP गंगा पथ का जो एक्सटेंशन है दीघा से मोकामा कोइलवर तक का, उसको हम लोग लेने जा रहे हैं। करीब हम लोग की जो पहले ये स्कीम करीब 6,000 करोड़ की स्कीम है, इसको हम लोग HAM मॉडल से ला रहे हैं, जिसमें राज्य के बजटीय कोष पे उसका कम जो भार पड़ता था वो भी कमेगा। साथ ही इसमें बेसिकली होता क्या है कि एजेंसी अपना पैसा लगाती है, सरकार भी अपने सपोर्ट देती है और एजेंसी को बैंक का एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। इस मॉडल के तर्ज पे बिहार का ये पहला प्रोजेक्ट है और निश्चित रूप से इसके बाद आने वाले दिनों में हम लोग कई और HAM प्रोजेक्ट ले पाएंगे, जैसे हम लोग के लिए कई और योजनाओं का परिकल्पना में है। इससे क्या है कि राज्य के बजट पे भी प्रभाव कम पड़ेगा और बड़े बड़े स्कीम्स को हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कीम्स है, लॉन्ग एक्सप्रेसवे है, लॉन्ग दूरी की अच्छी जो जिस पे सरकार का रिटर्न अच्छा मिलता है रेवेन्यू मॉडल के तहत, उन स्कीमों को हम लोग ले पाएंगे। तो जो पहले मैंने विधानसभा के सत्र में घोषणा किया था, उसको अब सहमति लेकर डिपार्टमेंट अब आगे बढ़ रहा है और बिहार का पहला HAM मॉडल का प्रोजेक्ट हम लेने जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंद्रायणी नदी पुल का अजित पवार ने दौरा किया। तलेगांव के पास इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना फुट ब्रिज रविवार दोपहर अचानक ढह गया। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 51 अन्य घायल है। घटना के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार तुरंत कुदामाला पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और घायलों से मुलाकात कर बेहतर इलाज का आश्वासन दिया। अजित पवार ने कहा कि इस दुखद घटना की पूरी जांच कराई जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कारण मग लोक बघतील पण करायचं तर चांगलं पाण्याचा अंदाजच ते नाही हो आपण करतोय चांगला ब्रिज करतोय दादा अण्णा होते माहिती सांगितलं पाहिजे ना 4 कोटी रुपये दादा आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
डोडा जिले में 7 छात्र ईरान में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से संबंधित 7 भारतीय छात्र इस समय ईरान में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंद्र सिंह ने जानकारी दी कि सभी छात्रों के ठिकानों का पता लगाया जा चुका है और ईरान में स्थित भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। हरविंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक छात्र के अभिभावक से बात की है जो वर्तमान स्थिति से संतुष्ट और आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ईरान से चल रहे संघर्ष को देखते हुए सरकार अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और हर संभव प्रयास कर रही है। हाँ, देखिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा से जो हमने लोगों को रीच आउट किया है और जिस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें 7 बच्चे हैं जो कि MBBS स्टूडेंट्स हैं और इस टाइम ईरान में स्टडीज कर रहे हैं। उन बच्चों की लोकेशंस ट्रेस आउट कर ली गई हैं और इंडियन एम्बेसी इन ईरान इज वर्किंग हार्ड टू प्रोटेक्ट देम। उनको सेफ लोकेशंस पे शिफ्ट कर दिया गया। एक पेरेंट से मेरी खुद भी बातचीत हुई थी। दे आर सेटिस्फाइड एंड कंफर्टेबल और उनकी बचाव के लिए जो भी चीजें करनी है, क्योंकि आप जानते हैं उस एरिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऑल्दो वी प्रे फॉर ग्लोबल पीस, बट इन चीजों में हमारे बच्चे सेफ रहें, इसके लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है और हमने उन लोगों से राब्ता टाइम टू टाइम रखा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। 2 अतरंगी आउटफिट को लेकर फिर ट्रोल हुई निया शर्मा। यूजर्स ने उड़ाया मजाक। टीवी इंडस्ट्री की ग्लैमरस एंड बोल्ड एक्टर निया शर्मा अक्सर अपने स्टाइल और एक्सपेरिमेंटल लुक की वजह से सुर्खियों में रहती है, चाहे वे रेड कार्पेट हो या किसी शो का सेट। निया हमेशा कुछ नया और हटकर पहनने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उनका फैशन सेंस सोशल मीडिया का यूजर्स को पसंद नहीं आया और उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल निया शर्मा को हाल ही में रियलिटी शो द लाफ्टर शेफ 2 के सेट पर देखा गया, जहां उन्होंने ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा था जिससे सबका ध्यान खींच लिया। लेकिन उनके खराब फैशन सेंस को लेकर वायरल हो रहे वीडियो में निया ब्लैक लेदर स्कर्ट और बड़ी सी बेल्ट के साथ नजर आई। लेकिन निया का ये एक्सपेरिमेंट लुक सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का कारण बन गया। कई यूजर्स ने उनके फैशन सेंस पर सवाल उठाए हैं। क्या कर रहा है यार? हाय निया जी। निया सेंट निया। बस 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 पहले यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपके सामने मैम नाइस लुक। हाँ, आज बर्थडे इनका। समाज में भी केयरफुल। मोबाइल लेकर राजन क्यों कर रहे हैं? आगे वाले के रास्ते चलो। बी केयरफुल मैम। अरे अरे रोहित, अरे चाचा निया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिक्किम सरकार ने जाति जनगणना का समर्थन किया। गंगोट से जाति जनगणना को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रवक्ता विकास बसनेत ने कहा कि राज्य सरकार जाति जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह समर्थन करेगी। उन्होंने साफ किया कि राज्य में जनगणना के लिए आने वाली सभी टीमों को सरकार का सहयोग मिलेगा। इसी के साथ ही बसनेत ने ये भी उम्मीद जताई कि देश में 2029 से पहले परिसीमित की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उनका ये बयान संकेत देता है कि सिक्किम सरकार जनसंख्या आधिकारिक नीतियों और राजनीतिक पुनर्गठन के प्रति गंभीर और तत्पर है। रूलिंग पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इसको होल हार्टेडली वेलकम करती है और जो सेंसस 2027 में होना है, इसके लिए कल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आया है, इसको सिक्किम की जनता की तरफ से हम लोग तहे दिल से स्वागत करती है। और सिक्किम सरकार, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामाङ गोले जी जो सेंसस की टीम सिक्किम में आएंगी और ये सेंसस को करने के लिए हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे, कॉर्पोरेशन करेंगे। सिक्किम में देखे तो डिलिमिटेशन का बात भी है। 2026 को डिलिमिटेशन होना था, मगर सेंसस 2027 में हो रहा है, तो 29 में इलेक्शन है। इससे पहले डिलिमिटेशन होने की कितनी उम्मीद देखते हैं? पहले तो सेंसस होना जरूरी है, क्योंकि सेंसस 2021 में था और ये ड्यू होकर 2027 में भी चला गया है क्योंकि कोविड के कारण से। तो हमारा जो
डिलिमिटेशन ही वो मेन इश्यू है। तो पहले सेंसस होने के बाद डिलिमिटेशन होने के आसार है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा ट्रस्ट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मेटिकुलसली वर्क करेंगे, हम लोग के आशा है। मतलब 2029 के पहले डिलिमिटेशन हो सकता है, हम लोग पूरा आशंका है। और इसके लिए पहले तो सेंसस है, सेंसस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, इसके लिए हम लोग फुल कोऑपरेट करेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जामनगर में रंगमती नदी परियोजना के तहत अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जामनगर नगर निगम आयुक्त दिनेश मोदी ने बताया कि 1 अप्रैल से शुरू की गई 2 प्रमुख परियोजना के तहत अब तक 917 अवैध संपत्तियों को हटाया गया है। इस कार्यवाही के तहत 19.19 मिलियन वर्ग फीट भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 259 करोड़ रुपए है। ये कार्यवाही रंगमती नदी खट्टर परियोजना के तहत की गई, जिसका उद्देश्य नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना और जल प्रवाह की समस्या को रोकना है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन संपत्तियों को हटाया गया वे या तो नदी के भीतर थी या नदी के किनारे अवैध रूप से बनाई गई थी, जो जल निकासी की और नदी प्रवाह की बाधा बन रही थी। In Jamnagar Municipal Corporation area, we started 2 projects since 1st April, out of which we have removed approximately 917 number of properties. Some were partial and some were fully. Out of these properties removal, we have received some 19.19 lakh square foot of land, which is approximately costing 259 crore rupees. The removal of encroachment was due to 2 things. The one was Rangmati River Rejuvenation Project, in which we have removed the properties which were illegally built either in the river or on the bank of the river. So that was required to be removed. So the flow of river can be seamless and there should not be any obstacle in the river flow. So it would be very helpful in the upcoming flood season. हमने 2 जगह पे जो रिमूव किया, one area was Swaminarayan Nagar to Gandhi Nagar Smashan area, which was having approximately 350 number of properties. Out of them 2 or 3 were religious properties also, like temple and like dargah. That also has been removed with the cooperation of people. As well as there was one another area, Bachu Nagar, in Bachu Nagar survey number 298, which was property of JMC. In that property also we have removed some 294 number of properties, and the area is admeasuring approximately 7.75 lakh square feet. In this property also there were 4 to 5 religious locations that has been removed with the help and cooperation of people and police. Thank you. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता नारायण तिरुपति ने डीएम के छात्र विरोध पर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता नारायण तिरुपति ने किंझाड़ी उल्लंघन निष्कर्षों को जल्द जारी रखने की मांग को लेकर डीएम के छात्र विंग के विरोध प्रदर्शन पर अपना मत व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को समझना चाहिए कि ये संख्या 100 से अधिक वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही है और वे केवल प्रमाणित ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। नारायण ने ये भी स्पष्ट किया कि ASI ने कहा कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों की जांच करनी है, जिसके लिए उच्च समय की आवश्यकता है। उनका ये बयान ASI की प्रतिक्रिया और शोध के महत्वपूर्ण पर जोर देता है, साथ ही जल्दबाजी से बचने की अपील करता है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में सभी रिश्तेदारों के DNA सैंपलिंग व्यवस्था। अहमदाबाद नगरपालिका क्षेत्र में DNA सैंपलिंग के लिए प्रभावशाली और व्यवस्थित प्रबंध किए गए हैं। क्षेत्रीय आयुक्त प्रशांत जलोवा ने बताया कि सभी रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों के लिए DNA सैंपलिंग की व्यवस्था की गई थी। प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए 5 टेबल लगाई गई थी, जिन पर माइक्रो और बायोलॉजिस्ट और स्वास्थ्य कर्मी
कार्यरत थे। प्रत्येक टेबल पर 5 से 6 सदस्य सैंपलिंग कर रहे थे और एक सैंपल लेने में लगभग 1 मिनट का समय लगा। जिलोवा ने ये भी बताया कि उस दिन भारी भीड़ और अफरा तफरी थी, इसीलिए एक पराश्रम केंद्र भी स्थापित किया गया था, जहां 8 से 10 सदस्य मनोचिकित्सक मौजूद थे जो प्रभावित लोगों को सांत्वना और मानसिक सहारा दे रहे थे। घटना के दिन लगभग 700 से 800 लोग इस प्रक्रिया में शामिल हुए थे। साथ ही कटौती भवन में डीएनए सैंपलिंग केंद्र स्थापित किया गया, जहां लोग अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आकर सैंपल दे सके। लोगों के जो सगे संबंधी थे उन लोगों के लिए डीएनए सैंपलिंग की भी व्यवस्था करवाई गई। तो वो लोग यहाँ पे आ रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट और हेल्थ की टीम जो थी उसकी 5 टेबल बनाई गई थी। हर टेबल पे लगभग 5 से 6 लोग यहाँ पे मौजूद थे जो सभी का डीएनए सैंपल ले रहे थे। सैंपलिंग लेने में कम से कम 1 मिनट जैसा समय लग रहा था एंड वो 1 मिनट के अंदर सैंपलिंग दी जा रही थी। तो दिस प्रोसेस इज वेरी स्मूथ एंड लोगों को कोई असहूलियत ना हो इसकी पूरे ध्यान रखा जा रहा था। जिस समय यहाँ पे जितने भी ये परिवार के परिजन ये सब लोग आ रहे थे तो उस टाइम पे बहुत ही भीड़ का और बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लोग बहुत ही परेशान थे उनके सगे संबंधियों के साथ जो भी दुर्घटना घटी। इसलिए हमने यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर भी रखा गया जिसमें 8 से 10 साइकेट्रिस्ट लोग भी थे जो उनको सांत्वना दे रहे थे और उनका ख्याल रख रहे थे। दूसरा, कोई लोग पैनिक ना हो जाए, कोई किसी को चक्कर ना आ जाए, कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने यहाँ फर्स्ट एड किट भी रखा था। तो डॉक्टर्स की एक टीम थी जो फर्स्ट एड किट भी देख रही थी, जो काउंसलिंग सेंटर भी देख रही थी, उनको हर प्रकार की जो भी सहायता हम कर सकते थे हम यहाँ कर रहे थे। उस दिन जब भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, लगभग 700 जैसे लोग, 700 से 800 लोग परिवारजन यहाँ पे थे। इसके लिए यहाँ पे पूरा बंदोबस्त किया गया, उन लोगों का पूरा ध्यान रखा जाए, ऐसी व्यवस्था की गई। हमने यह सैंपल जो कलेक्ट कर रहे थे वो भी हमने ऐसी व्यवस्था की थी कि ये घर जाके भी अगर कोई नहीं आ पा रहा तो उसके लिए भी सैंपल ले लिया जाए, वो व्यवस्था की थी। यहाँ पे एयर इंडिया का भी एक टीम यहाँ बैठी हुई थी जो एयर इंडिया से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन था वो सब था, तो वो भी उन लोगों का पूरा ध्यान रख रहे थे। साथ ही साथ जो अभी जितने सैंपल कलेक्ट किए हैं आज दिन तक, लगभग हमें जो मृतदेह जो मिले हैं उनके लिए डीएनए सैंपलिंग आ चुके हैं। तो डीएनए सैंपल जो परिवार के परिजनों के लिए जा रहे हैं, उनको जो ऑलरेडी हमें जो मृतदेह मिले हैं उन सबका भी एक डीएनए सैंपल लिया गया है। यहाँ से जो डीएनए सैंपल लिया जाता है और जो वहाँ से डीएनए सैंपल लिए वो दोनों फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में गए हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर। उन दोनों का मैच हो रहा है और जैसे जैसे उनके मैचिंग के रिजल्ट आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो रूप है वहाँ पे हम लोग उनके परिवारजनों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको वहाँ बुला रहे हैं और सारे प्रक्रिया करने के बाद उनको बॉडी हैंड ओवर कर रहे हैं। जो कसौटी रूम जो सेंटर बनाया गया था ये 12 तारीख से अभी तक 24/7 कार्यरत है और यहाँ पे दर्दी के जो रिलेटिव जो विक्टिम्स हैं उनके जो रिलेटिव्स आ रहे हैं वो 24/7 कभी भी आ सकते हैं और अपना सैंपल दे सकते हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रिया श्रीनिकेत ने भाजपा पर जाति जनगणना अधिसूचना को लेकर उठाए सवाल। दिल्ली में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनिकेत ने जाति जनगणना अधिसूचना को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी हाशिए पर पड़े लोगों जैसे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के हितों के लिए खड़ी नहीं हुई। उनका आरोप था कि भाजपा और आरएसएस हमेशा इन वर्गों के खिलाफ खड़े रहते हैं। सुप्रिया ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर गठ अधिसूचना में जाति जनगणना का स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इसको लेकर संदेह जताया कि भाजपा की ओर से किया गया वादा केवल दिखावा है और इसे पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाजपा का झूठ बोलने का और वादे पूरा न करने का रिकॉर्ड पुराना है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा के अधिकांश इलाकों में पिछले 24 घंटे बारिश। भुवनेश्वर निदेशक मनोरमा मोहिंत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ओडिशा के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई है, जिसमें देवगढ़ जिले में सबसे अधिक 134.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि मानसून पूरी तरह ओडिशा राज्य को कवर कर चुका है। अगले 24 घंटों में सुंदरगढ़, मयूरभंज और झारसुगुड़ा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा संबलपुर, देवगढ़ और कड़क जिलों
में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 18 जून को संबलपुर, सुंदरगढ़, बालासोरो और भद्रक जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीआरएस एमएलसी कविता ने केंद्र से राष्ट्रपति मंजूरी की मांग की। बीआरएस पार्टी की एमएलसी कविता ने केंद्र सरकार से तेलंगाना के ओबीसी आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति को मंजूरी देने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद ने पिछड़े वर्ग के लिए 72% आरक्षण प्रदान करने वाले ये विधायक परिषद कर दिया है। अब इसे केंद्र सरकार को भेजा गया है और एमएलसी कविता ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से इसे जल्द से जल्द मंजूरी देने और विधायक को पारित कराने की मांग की है। उनका कहना है कि ये कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी, जिसमें पिछड़े वर्गों को उनकी न्याय संगत हिस्सेदारी मिल सकेगी। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल में ओबीसी के लिए 42% रिजर्वेशन का बिल यहाँ पारित हुआ है। उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवा दिया गया है। वहाँ से राष्ट्रपति जी के एसेंट के लिए अभी वहाँ पे रुका हुआ है। हमारा ये डिमांड है कि इमीडिएटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनिशिएटिव लेके इस बिल को पारित करके वापस भेज दे, ताकि यहाँ के हमारे लोकल बॉडी इलेक्शंस में ओबीसी का 42% कोटा जो है वो पूरा हो सके। अगर इसमें देरी होगी तो हम यहाँ तेलंगाना के जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, हमने ये तय किया है कि जुलाई 17 तारीख को तेलंगाना से एक भी रेल को हम दिल्ली की तरफ गुजरने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश में हम रेल रोको करेंगे और हमारे ओबीसी समाज का जो डिमांड है वो केंद्र सरकार तक पहुंचने का हम समझते हैं कि ये बहुत इफेक्टिव जरिया है। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय ओबीसी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति जनगणना कराने के फैसले को बड़ा और समय पर उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को ये बात पचा नहीं रही है, इसीलिए वे इस मुद्दे पर विवाद और गलत बयानबाजी कर रही है। बीएल वर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो कहते हैं वे पूरा करते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनगणना और विशेष रूप से जाति जनगणना सुनिश्चित रूप से होगी। उनका ये बयान केंद्र सरकार की ओर से दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए, कांग्रेस को तो पूछने का हक इसलिए नहीं है, पर 60 सालों तक लगभग कांग्रेस और उपयोगी सरकारें रही, तो कांग्रेस और कांग्रेस को साथ देने वाले लोग, उनको पूछने का हक नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूरे देश की जनता की ओर से, पूरे पिछड़ा वर्ग समाज की ओर से, जो मांग कर रहे थे, बड़ा कदम उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है और समय पर होगी और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है, उसकी तारीखें बताने का काम किया है। तो मुझे लगता है ये उनको पच नहीं रहा है, इस तरह के ये बातें करने का काम करते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन में जातीय जनगणना का कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ जनगणना कहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं सो करते हैं, माननीय हमारे इस देश के यशस्वी गृह मंत्री जो कहते हैं सो करते हैं। जिस तरह से धारा 370 से लेकर के महिलाओं के लिए आरक्षण से लेकर के 3 तलाक से लेकर और हमने जो कहा वो करके दिखाया है, ये भी समयबद्ध जो तारीख बताई है उसमें जनगणना भी होगी और जाति जनगणना भी होगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद जगदम्बा पॉल का सरकार के फैसले का किया स्वागत। बीजेपी सांसद पॉल ने जाति जनगणना की अधिसूचना को लेकर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने न केवल जनगणना की घोषणा की है, बल्कि इसके पूरे शेड्यूल भी जारी किए गए हैं। मार्च 2027 तक देश के हर घर के आंकड़े जुटाए जाएंगे, जिसमें 34 लाख कर्मचारी और अधिकारी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। पाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाकर कहा कि वे झूठे आरोप लगाकर सरकार का काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि कांग्रेस ने
पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसीलिए वे जयराम रमेश और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ मिलकर पिछड़े वर्गों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार में भी पूरे देश से लगातार ये मांग उठ रही थी, लेकिन फैसला उसने नहीं लिया। आज ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है, स्वागत योग्य कदम है। और स्वयं भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सरकार की तरफ से न केवल जनगणना की घोषणा की, बल्कि पूरा शेड्यूल दिया कि ये जनगणना होगी। और जिस तरह से जनगणना के लिए उन्होंने कहा, चाहे हिली एरिया हो, वहाँ पे 1 अक्टूबर 26 या 1 मार्च 2027 तक सारे आंकड़े आ जाएंगे। और इन आंकड़ों को घर घर से जनगणना के साथ उसमें कास्ट को, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशंस को देश के 34 लाख कर्मचारी अधिकारी सभी राज्यों के घर घर में जाकर के करेंगे। जी सर, सारे हो गई या फिर अखिलेश यादव जो सपा के हैं वो सब क्वेश्चन उठा रहे हैं इस चीज़ को लेकर, और मंडल कमीशन को लेकर भी क्वेश्चन किया है। मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस के सवाल उठा रहे हैं जयराम रमेश कि यू टर्न ले लिया, तो कांग्रेस की सरकार में जिस समय ये मांग उठ रही थी जाति जनगणना की, तो उन्होंने फैसला क्यों नहीं लिया? आज तो उनको लगता है कि ये फैसला बीजेपी एनडीए लेती रही, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला ले लिया, एडवाइजरी जारी हो गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया और प्रक्रिया शुरू हो गई आज से, तो उनको लगता है कि अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, तोते हमारे हाथ से उड़ गए हैं। तो अब केवल देश के पिछड़ों को गुमराह करने के लिए चाहे जयराम रमेश हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, कह रहे हैं कि हमको सतर्क रहना होगा, नहीं जनगणना में आंकड़े छुपाए जा सकते। अरे ये संघीय ढांचा है, वो भी जिम्मेदार पदों पे रहे हैं। आखिर कहीं डीएमके की सरकार है, कहीं कांग्रेस यूपीए की भी राज्यों में सरकार है, कहीं तृणमूल को है, अगर बीजेपी एनडीए के है, तो उन कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा ही सेंसस होगा, ट्रांसपेरेंट ढंग से होगा। और इसके बाद भी ये सवाल उठा रहे हैं, तो ये उनकी बौखलाहट है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर का दावा, नितिन कुमार निर्णय लेने में असमर्थ। बिहार से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे नियुक्तियां और बदलाव असल में कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार अब शारीरिक और मानसिक रूप से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनके आसपास के लोग ही तमाम प्रशासनिक फैसले ले रहे हैं। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है, वे दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। उन्होंने कटाक्ष किया कि जिस परिवार के 8 सदस्य सक्रिय राजनीतिक में है, वे दूसरों को इस पर उपदेश दे रहे हैं, ये विडंबना से भरा हुआ है। भैया ऐसा है कि मैं रोज कह रहा हूँ कि जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी तबादले हो रहे हैं, जो ट्रांसफर हो रहा है, कौन कर रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार तो कोई निर्णय लेने की स्थिति में है नहीं, तो शारीरिक मानसिक तौर पर जो आदमी स्वस्थ नहीं है वो तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब में लूट मची हुई है, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात ये है कि तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि परिवारवाद हो रहा है। जिस परिवार का 8 आदमी पॉलिटिक्स में है वो दूसरे पर उंगली उठा रहा है। तो भाई ये दोनों लोग एक ही हैं। एक नेता है यहाँ अशोक चौधरी, वो भी गिना रहे हैं। तो अशोक चौधरी ने कहा, हम अभी कहीं देख रहे थे कि हमारे दामाद को आरएसएस कोटा में हुआ है। तो ये देखिए, सर्वदलीय नेता हैं। बाबूजी कांग्रेस में विधायक मंत्री, ये अपने जदयू में विधायक मंत्री, बेटी लोजपा में सांसद, दामाद आरएसएस भाजपा कोटा में। तो भैया सब दल में एक परिवार का लोग रहेगा, ऐसी सब जनता को बुर्बक बना रहा है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद पप्पू यादव ने अहमदाबाद विमान हादसे पर उठाए गंभीर सवाल। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर जाप पार्टी के प्रमुख और सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हादसे में 272 लोगों की मौत हो गई है और ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि कैसे मात्र 40 सेकंड में विमान के दोनों इंजन फेल हो सकते हैं, जबकि उड़ान से पहले
क्लियरेंस मिल चुका था और 2 मिनट के भीतर ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पप्पू यादव ने मांग की कि इस हादसे की अंतर्राष्ट्रीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाया और कहा कि क्यों इस देश में नौतिकिया और सहानुभूति बची है। उन्होंने कटाक्ष किया कि प्रधानमंत्री हादसे के पीड़ितों से मिलने 9 कमरों और 4 ड्रोन लेकर पहुंचे, जो दुख की घड़ी में संवेदना के बजाय एक इवेंट जैसा प्रतीक हुआ। सेकंड में कैसे प्लेन 40 सेकंड है, दोनों इंजन क्लियरेंस के बाद उड़ा, 2 मिनट में कोलैप्स कर गया, 276 लोग मर गए। किसी सोसाइटी को संवेदना है क्या? आप इंटरनेशनल जांच कराइए। जितने लोगों के घर मरे उतने लोगों को दर्द है। नैतिकता और संवेदना इस कंट्री में बची है क्या? मस्त है सब, सारे नेता मस्त है। 9 ठो कैमरा, 4 ठो ड्रोन लेके गया था देश का पीएम। इतना संवेदनहीन नेता होता है? हर एक आदमी कहता है कि हादसा को नहीं रोका जा सकता। अरे हादसा हो तब ना। दोनों इंजन 40 सेकेंड में कैसे चौक्ट हो गया क्लियरेंस के बाद? क्यों आप जांच नहीं करा रहे हैं? हर चीज में निपाप होती। तो एयर इंडिया जब आप पूरा का पूरा पूंजीपतियों के गोद में दे दोगे, अब पूरा नेता और सरकार पैसा खाएगा, तो प्लेन हादसा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल सिन्हा ने ममता सरकार पर हिंदुओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कोलकाता में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य में हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वहां यूनुस सरकार सत्ता में है और यहाँ ममता बनर्जी भले ही हिंदू है, लेकिन हिंदुओं पर लगातार हमला होते रहे हैं। राहुल सिन्हा ने महतंशा की घटनाओं का और इशारा करते हुए कहा कि वहां की हिंसा पर मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे किरतपुर जैसे इलाकों में जरूर जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी राज्य को दूसरा बांग्लादेश बनाने की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी नेता ने ये भी घोषणा की कि पार्टी जल्द ही तुलसी सामान्य यात्रा शुरू करेगी, जिसका मकसद हिंदुओं के बीच जागरूकता फैलाना और ये बताना है कि उनकी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। देखिए, बांग्लादेश में जिस ढंग से रविंद्रनाथ टैगोर का घर को अटैक किया गया, बांग्लादेश में हिंदू निर्यातन चल रहा है, वहीं पर यूनुस जी का सरकार है जो मौलवादी है, और पश्चिम बंगाल में हिंदू होके भी मुस्लिम मौलवाद का प्रचारक ममता बनर्जी का राज्यों में भी जगह जगह में हिंदू के ऊपर हमला हो रहा है। और महेशतला में हम लोग देखा कैसे जो तुलसी मंच को तोड़ दिया, हिंदू मंदिर को अपवित्र किया, हिंदू के ऊपर हमला हुआ। ममता बनर्जी महेशतला जाने का उनका समय नहीं मिला, लेकिन खिदिरपुर में ममता बनर्जी को जाने का समय मिला। तो इससे स्पष्ट होता है जो इस्लामाबाद को मदद देने वाला बांग्लादेश में यूनुस और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं बंगाल का जनता को ये संदेश देने के लिए, जो देखिए पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको रोकिए और आगे आइए। तो हिंदू जागरूकता और भी जोरदार करने के लिए आज तुलसी आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भद्रक जिला अस्पताल में डायरिया के 10 से 11 मरीज भर्ती। ओडिशा के भद्रक जिले में डायरिया के कुछ मामले के बीच राज्य की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित में बताया है। उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल भद्रक जिला अस्पताल में डायरिया के 10 से 11 मरीज भर्ती है और सभी का इलाज प्रभावित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही और सलाह दी कि यदि लोग अपने खान पान, पानी और स्वच्छता का ध्यान रखें तो डायरिया को फैलने से रोका जा सकेगा। प्रवती परिदा ने यह भी बताया कि राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय है। मंत्री खुद अस्पताल का दौरा कर रहे हैं और मरीजों व उनके परिजनों से मिलकर हालचाल
ले रहे हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी स्थिति को अच्छी तरह संभाल रहे हैं। भद्रक की जिला की अस्पताल में मैं आज अंदर देखा, यहाँ पे 10-11 जन ये डायरिया की पीड़ित व्यक्ति विशेष यहाँ पे है। डॉक्टर और कलेक्टर, सीडीएमओ सब लोग थे, लेकिन व्यवस्थित ढंग से सबको एड्रेस कर रही हैं। सबके पास उनकी रिपोर्ट है, ट्रीटमेंट चल रही है। यहाँ कोई विपत्तिजनक स्थिति नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। लोग थोड़ा अपने खान पान पे ध्यान दे तो डायरिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर प्रस्तुत है, यहाँ से कोई इतना बड़ा खतरा नजर नहीं आता। तो राज्य की स्थिति को लेकर सरकार क्या चिंता व्यक्त कर रही है? देखिए, जहाँ पे जब मौसम शुरू होती है तो जल के कारण, खाना के कारण कुछ लोगों के पास आज जो डायरिया की स्थिति है उसको कंट्रोल करने की राज्य सरकार ने जी तोड़ मेहनत कर रही है। हमारे मंत्रियों अस्पताल में जाके रोगी और उनके परिवार के साथ मिल रही हैं। ऐसे कोई डेंजर की स्थिति नहीं है। अभी हमारी डॉक्टर प्रस्तुत है उसको कंट्रोल करने के लिए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में कई बार आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में रहने के लिए इस कार्यवाही को केवल वोट की राजनीति तक सीमित रखा। वहीं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वे किया जो देश की जनता चाहती थी। शिंदे ने बताया कि भारत के पक्ष में विपक्ष के सामने मजबूती से रखने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 34 देशों में गए और कई देशों में ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति की बजाय सिर्फ वोट की राजनीति की। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया, क्योंकि हमारे बहनों का सिंदूर पोंछने का पाप पाकिस्तान ने किया और इसलिए मुंह तोड़ जवाब उसको दिया। पहलगाम में जो हुआ हमला उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाई है और इसमें ऑपरेशन जैसे अभी तक कितने हमले हुए, कितने अटैक हो गए, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने कभी भी इसके ऊपर कोई आवाज़ भी नहीं उठाई, एक्शन को रिएक्शन भी नहीं दी, सिर्फ वोटों की राजनीति करने का काम उन्होंने किया। लेकिन इस बार देश की जनता के जो मन में था वो आदरणीय मोदी जी ने करके दिखाया है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और इसका समर्थन कई देशों ने किया है। जब हमारे 7 डेलीगेशन गए थे, 34 देशों में उन्होंने हमारे देश की भूमिका, हमारे देश का स्टैंड क्या है वो दुनिया को दिखाया और पाकिस्तान का दहशतवादी जो चेहरा है, जो मुखौटा है, उसको बेनकाब करने का काम हमारे डेलीगेशन में गए हुए आदमी, सभी लोग, नेता लोग, उन्होंने किया और इसीलिए पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के कई देश आज ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मीनल के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।